तिवारी। कांग्रेस के भीतर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। बहाना बना है संगठन, लेकिन निशाना सीधे नेतृत्व और लाइन पर जाकर टिका है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती की बात की तो कांग्रेस के अंदर जैसे भूचाल आ गया। सवाल संगठन सुधार का था, लेकिन बहस विचारधारा पर जाट की। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को बाहर बीजेपी से कम और भीतर अपने ही नेताओं से ज्यादा जूझना पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह ने खुलकर कहा कि आरएसएस एक मजबूत संगठन है और उसी की वजह से बीजेपी सत्ता में है। उन्होंने 1995 की एक तस्वीर साझा कर यह संदेश दिया कि संघ बीजेपी में जमीन पर बैठा कार्यकर्ता भी समय के साथ शीर्ष तक पहुंच सकता है। दिग्विजय का इशारा साफ था, कांग्रेस में संगठनात्मक अनुशासन और कैडर आधारित राजनीति की कमी है, लेकिन पार्टी के भीतर इस बयान को लाइन से भटकाव मान लिया गया है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि वो पीएम मोदी और आरएसएस की नीतियों के धुर विरोधी है, लेकिन तब तक पार्टी के अंदरूनी हालात काफी असहज हो चुके थे। दिग्विजय सिंह जी, आज ओसामा लादेन की आत्मा दो जख्म में जार जार रो रही होगी और जाकिर नाइक तो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे होंगे। आप और संघ की तारीफ, तौबा रे तौबा। एक आप ही तो थे जो बटाला हाउस पर आंसू बहाते थे। आप ही तो थे जो भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के जो जनक थे, उनकी तारीफ कर देते थे। दिग्विजय सिंह जी, आपके मुंह से राम राम। कहीं ये 2020 की चुनाव की प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है जो आपने राज्यसभा में जाने के लिए सरकार को हिला दिया था? मुझे तो लगता है कि अब 2 महीने बाद फिर राज्यसभा के चुनाव है और आप अपने कांग्रेस के हाई कमान पर दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहे हो। वहीं कांग्रेस के कई नेता तुरंत बैकफुट पर आ गए। मणिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर दी तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में भी संघ और बीजेपी पर तीखा हमला दिखा है। संदेश साफ था, कांग्रेस की राजनीति की बुनियाद आज भी आरएसएस विरोध पर ही टिकी है। राहुल गांधी की राजनीति भी इसी धुरी पर घूमती रही है, जहां पर संघ को हर मंच से वैचारिक चुनौती जो है वो दी जाती है। दिग्विजय सिंह जी के कांग्रेसी होने पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हमारे वैचारिक साथी कतई कांग्रेस के समर्थक नहीं हो सकते, सेकुलरिज्म के समर्थक नहीं हो सकते, और वो सब लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के और गोदी मीडिया के प्रोपोगंडे का शिकार बीमार मानसिकता के व्यक्ति हो सकते हैं। श्री दिग्विजय सिंह जी की रग रग में कांग्रेस है, तन में कांग्रेस है, मन में कांग्रेस है। आप उनके किसी वक्तव्य को गुणदोष के आधार पर आलोचना या सकारात्मक समर्थन कर सकते हैं, लेकिन उनके कांग्रेसी होने पर प्रश्न चिन्ह लगाना अस्वीकार्य है। कहीं ना कहीं ये सब लोग मति भ्रम का भी शिकार हैं और ये सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के शह पर या गोदी मीडिया की शह पर या गोदी मीडिया के साथ मिलकर के कांग्रेस को भी बदनाम करना चाहते हैं और श्री दिग्विजय सिंह जी को भी बदनाम करना चाहते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से कम खुद से ज्यादा लग रही है। सवाल यह नहीं है कि आरएसएस अच्छा है या फिर बुरा, सवाल यह है कि कांग्रेस अपने संगठन की सच्चाई स्वीकार करने को तैयार है या फिर नहीं। दिग्विजय सिंह ने आईना दिखाया, लेकिन पार्टी ने आईने को ही दोषी ठहरा दिया। तो वहीं इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से सियासी बयानबाजी का दौर जो है वो भी लगातार अब देखा जा रहा है। तो दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको आइए सुनाते हैं। देखिए, मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। आपको गलतफहमी है, मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। बात ऐसा नहीं है, मेरी तारीफ संगठन की है। नहीं, सुन लीजिए, मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा।
तो देखिए, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया, उसके बाद लगातार जो घमासान है वो देखा जा रहा है। कांग्रेस के अंदर भी एक घमासान देखने को मिला और संगठन सुधार या फिर विचारधारा की जंग में कांग्रेस है, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आता है। तो देखिए, सवाल एक ये भी है कि आखिर ये कैसी नफरत है, ये कैसी विरोधी है, क्योंकि एक तरफ दिग्विजय सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आरएसएस और बीजेपी के विरोधी हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से जो आरएसएस है उसको लेकर ये तमाम बयानबाजियां दी गई, लेकिन काफी नाराजगी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं में अब देखने को मिल रही है। तो सवाल ये नहीं है कि आरएसएस अच्छा है या फिर बुरा, सवाल ये है कि कांग्रेस अपने संगठन की सच्चाई स्वीकार करने को तैयार है या फिर कि तैयार नहीं है। दिग्विजय सिंह ने आईना दिखाया, लेकिन पार्टी ने आईने को ही दोषी ठहरा दिया। वहीं इस मुद्दे पर अब लगातार जो सियासी बयानबाजियों का दौर है वो भी साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है। तमाम तरह के बयान इस पर सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन चुपचाप से पार्टी के अंदर ही बैठे हुए कुछ ऐसे भी नेता और कार्यकर्ता हैं जो ये बातें तो समझ रहे हैं, लेकिन हिम्मत शायद नहीं है कि वो कोई भी बयान ऐसे दे सके। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से कम और खुद से अब ज्यादा नजर आ रही है। और एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आरएसएस अच्छा है या बुरा है, ये तो सवाल है ही, लेकिन कांग्रेस अपने संगठन की सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार है या फिर तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काफी पीछे रह गई। तमाम ऐसे दावे और वादे किए जा रहे थे पार्टी की मजबूती को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया तमाम कमियां देखने को मिली, चाहे वो बिहार चुनाव में देखने को मिला हो, एक बड़ा नतीजा देखने को मिला, किस तरीके से एक बड़ी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। और कई राज्यों में जो चुनाव हुए वहां पर भी देखा गया किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बुरा हाल होता हुआ नजर आया। अब तो हालात ये हो गए हैं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता मंत्री हैं, उनमें भी अंदर ही कुछ नाराजगी देखी जा रही है, अंदरूनी कलह देखी जा रही है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी उठाती हुई नजर आ रही। तमाम तरह के ऐसे सवाल बिल्कुल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या कोई अंदरूनी कलह है या फिर जो सहमति है वो पार्टी के अंदर नहीं बन पा रही। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रवि सिंह जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जुड़े हुए हैं आज की इस खास चर्चा में। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। सुनील जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हो रखा है, बिहार के चुनाव भी अभी देखे हमने हाल ही में, वहां पर भी कितना बुरा नतीजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा वो सबने देखा, लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो उनके नेता कार्यकर्ता है उनके जो सुर ये बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये एक बड़ा सवाल कि ये कैसा विरोध है। दिग्विजय सिंह का भी अभी आपने स्टेटमेंट सुना होगा, वो कह रहे हैं हम विरोध तो करते हैं आरएसएस और भाजपा का, पीएम मोदी का, लेकिन जो सुर हैं वो कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। किस तरफ संकेत दे रहे हैं ये सुनील जी? देखिए प्रिया जी, जब से कांग्रेस की बागडोर, मैं तो बार बार कहता हूं, राहुल जी के हाथ में आई है, कांग्रेस चुनाव हारती ही जा रही है। और जो कई लोगों ने नारा दिया था कि भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, आज वो स्थिति मुझे भी दिखाई पड़ रही है। राहुल जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं इनके बड़े शीर्षधारी नेता वो भी अंदर से नाराज नजर आ रहे हैं। कारण भी है कि आप सरकार में रह गए, कब तक विपक्ष में रहेंगे। मैंने देखा कई राजनीतिक दलों को अपने जीवन में, अगर 2, 4, 10 साल सत्ता में नहीं आते हैं तो धीरे धीरे कार्यकर्ता भी ऊब जाता है और अपना रुख मोड़ लेता है। लेकिन जब से राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस आई है और चुनाव लड़ रही है, कितने प्रदेशों में जीती है, कितने दिग्गज नेता इनके छोड़ चले गए हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं वो वास्तव में कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो चाहते नहीं कि राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस का नेतृत्व रहे। मैं तो राजनीतिक गलियारों में और कांग्रेस दफ्तर में यह भी सुनता नजर आ रहा हूं कि अगर प्रियंका जी को बागडोर दे दी जाए तो मेरी समझ से उत्तर प्रदेश में भी एक कांग्रेस की लहर आ सकती है और देश में भी लहर आ सकती है। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व अलग अलग होता है प्रिया जी। ये जरूरी नहीं कि परिवार में अगर एक मुख्यमंत्री हो गया दूसरा मुख्यमंत्री उसी तरह होगा। जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी को मैं देख रहा हूं, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक पत्रकार के हैसियत से मैं जरूर देखता हूं कि किस पार्टी में क्या हाल चाल है। जिस आरएसएस की आप बात कर रही हैं, उस आरएसएस का विरोध करते करते कांग्रेस हाशिए पे आ गई है। कांग्रेस कितने कार्यकर्ता सुबह दिखाई पड़ते हैं, किसी मीटिंग दिखा दीजिए हमको, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता दिखा दीजिए, यहां तक भाजपा कार्यकर्ता दिखा दीजिए मुझे, मैं तीनों पार्टियों ले रहा हूं, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हमारे आरएसएस के भाई मैदानों में
पार्कों में, गलियों में हमेशा खड़े दिखाई पड़ते हैं और उनके प्रोग्राम बराबर प्रतिदिन आयोजित होते रहते हैं। आरएसएस राष्ट्रवाद की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है और जातीयता से परे रहता है। मैं बताना चाहूंगा आपको आरएसएस में कि मैं भी विद्यार्थी परिषद में कभी रहा हूं। प्रिया जी, आरएसएस में कोई जात नहीं होती है। अभी दिनेश शर्मा जी का बयान आज जी, अगर वहां सुनील त्रिपाठी हैं तो सुनील जी कहेंगे, सुनील त्रिपाठी नहीं कहेंगे। मेरे कई परम मित्र आरएसएस में उत्तर प्रदेश में भी हैं और दिल्ली में भी हैं, लेकिन उनको जी के नाम से पूरा जात से संबोधित नहीं किया जाता है। और कांग्रेस जात की ही राजनीति कर रही है। जाति जनगणना कराएंगे हम, दलितों को देखेंगे, पिछड़ों को देखेंगे। जो कांग्रेस सर्व समाज की बात करती थी इंदिरा जी के नेतृत्व में, राहुल जी के क्षमा कीजिए राजू जी के नेतृत्व में, वो कांग्रेस किस रास्ते पे जा रही है ये हम नहीं, पत्रकार भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रही है और इनके कार्यकर्ता भी देख रहे हैं। जिस तरह से मोदी मीडिया, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। मीडिया सबकी है। अगर किसी आदमी को आप चोर चोर कहना शुरू कर देंगे प्रिया जी, वो नहीं चोर होगा तो चोर हो जाएगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं, मैं तो इंदिरा जी की तारीफ कर रहा हूं, इंदिरा जी याद नहीं है, राजू जी की तारीफ कर रहा हूं, आज हमारे बीच में नहीं है। क्यों कर रहा हूं? उनका व्यक्तित्व, नेतृत्व, कर्तृत्व देश के लिए, जनता के लिए किस तरह रहा है वो सब समझते हैं और देखते भी हैं, उनके साथ खड़े भी हुए। राहुल जी का क्या हाल है? राहुल जी बिहार हम जाएंगे तो भाजपा के एजेंट पर काम करेंगे। एजेंट मतलब ऐसा बोल देंगे कि भाजपा को उससे तत्काल फायदा हो जाएगा। और बिहार में मैं बार बार कहता हूं कि राहुल जी के बयान से ही अखिलेश जी का महत्व कम हो गया। अखिलेश इतने बड़े नेता है, गए बिहार में कोई असर दिखाई नहीं पड़ा उनका। आप जनता की नस नहीं पकड़ पा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी पकड़े हुए हैं। जी ठीक है। इसी के चलते रवि सिंह से भी जवाब लेना चाहूंगी। रवि जी, आखिर ये कैसा विरोध है? एक तरफ आप तारीफें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं हम तो विरोध करते हैं। ये कैसी मोहब्बत? रवि जी, सब कुछ ठीक चल रहा है पार्टी के अंदर कि नहीं चल रहा है? ये भी तमाम जो दल हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। रवि जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, रवि जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विकास जी को से सवाल है मेरा। विकास जी, आवाज आपको मिल रही है मेरी? जी आ रही जी। विकास जी, किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस पार्टी का हाल क्या इतना बुरा हो रखा है कि अब एक तरफ विरोध जताते हैं तो दूसरी तरफ अब मोहब्बत भी देखी जा रही है। मोहब्बत की दुकान पहले लोगों के लिए थी, अब लग रहा है शायद आरएसएस और बीजेपी के लिए भी खुल गई है उनकी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो प्रिया जी आपका। जी बोलिए। प्रिया जी, आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसकी तारीफ दिग्विजय सिंह नहीं, कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर के और तमाम से नेता, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे तमाम ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने गाए बगाए संघ की तारीफ की और संघ के शिविरों में भी भाग लिया। देखिए, संघ है क्या? संघ विशुद्ध रूप से राष्ट्रवाद के प्रति एक प्रेरणा का जीवंत उदाहरण है। संघ से जब आप संघ में के अंदर घुसते हैं तो आपको अपने अंदर स्वतः ही राष्ट्रवाद के प्रति एक भाव जागृत हो जाता है और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं हमेशा से कहता हूं कि जो भारत से करे प्यार वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कैसे करे इनकार। तो ये जो एक दूसरे के पूरक हैं, संघ और भारत एक दूसरे के पूरक हैं, तो यही दिग्विजय सिंह ने भी कुछ ऐसा कहा। और संघ का अनुशासन हो और चाहे संघ के अंदर पलने वाले विचार हो, वो 100% राष्ट्रवाद की अवधारणा से प्रेरित होते हैं। और इसी का कारण है, एक उदाहरण नहीं है, तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने संघ से पृष्ठभूमि को लेकर के जब आगे बढ़े तो इस देश की सेवा में नए आयाम गढ़े। हम सबको याद है कि हम इस वर्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और ये देखिए कि जिस तरीके से संघ की पृष्ठभूमि से लेकर के आगे बढ़कर के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र सेवा के इतने ऊंचे आयाम स्थापित किए कि आज किसी भी अन्य दल के नेताओं के लिए उन आयामों की कल्पना करना भी बेईमानी। तो ये मुझे लगता है कि ये संघ है। और जब संघ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो वो निश्चित तौर पर उस काम को पूरा करने में विश्वास रखता है। चाहे राम मंदिर आंदोलन की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की मुखालफत की बात हो, चाहे तमाम ऐसे मुद्दे हों जिनको लेकर के, चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, हम सबको मालूम है एक देश एक विधान एक प्रधान एक निशान,
इस अवधारणा को लेकर के संघ आगे बढ़ा और उसने जो बिखरे मोती थे उनको एक करने का काम किया। ये संघ है। और मुझे लगता है कि जब दिग्विजय सिंह जैसे तमाम नेता जब संघ की तारीफ करते हैं तो कुछ लोग जिन्हें अपनी दादी से भी प्रेरणा नहीं लेनी है, जिन्हें अपने नाना जी से भी प्रेरणा नहीं लेनी है, वो कुछ लोग आकर के चाहे दिग्विजय सिंह के लिए उल्टा सीधा कहें, चाहे अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत की सरकार ने, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे शशि थरूर हो, तमाम नेताओं के, तमाम सांसदों के नेतृत्व में डेलीगेशन भेजे थे हमने विभिन्न देशों में, और उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा, मैं स्पष्ट कहता हूं, विपक्ष के द्वारा फैलाए गए नैरेटिव को धाता बताते हुए इस देश का प्रतिनिधित्व रखा, इस देश का के प्रतिनिधि के नाते अपनी बात को और भारत की बात को विभिन्न देशों में रखा, वो काबिले तारीफ थी। और ये भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ। कुछ लोग चाहते थे कि उनके वो नेता देश की बात नहीं करें, वहां पर भी जाकर के उनका व्यक्तिगत एजेंडा सेट करें, लेकिन उन नेताओं ने भारत को आगे रखा, राजनीति को सेकंड रखा, और जो आपको दिग्विजय सिंह के भी बयान में देखने को। जी ठीक है विकास जी। रवि जी, क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है या फिर अंदरूनी कलह शुरू हो चुकी है? जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती को लेकर वो बातें कर रहे हैं, तो ये कैसा विरोध है? एक तरफ आप मोहब्बत की दुकान भी खोल रहे हैं उनके लिए, एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं हम तो विरोध करते हैं। रवि जी देखिए प्रिया जी, विरोध करने और प्रेम करने के अपने अपने मौलिक आधार हुआ करते हैं। अभी जो दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ का संगठन यानी संगठनात्मक जो ढांचा है वो मजबूत है, इसको स्वीकार करने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं है कि आज की तारीख में जिस सतत प्रयास के साथ संघ अपना संगठन मजबूत करता है, शायद बहुत कम राजनीतिक दल ऐसा कर पा रहे हैं। और संघ की ही एक परोक्ष आप यूं कहें समर्थन का देन है कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में परिणित हो चुकी है। अब हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि जो संघ से करे, जो भारत से करे प्यार, वो संघ से कैसे न करे प्यार। भाई हम इसलिए संघ से प्यार करने नहीं करने की बात करते हैं कि जब भारत को आजाद कराने की बात थी, जब भारत से प्यार करके आजादी के लिए सर कटाने की बात थी, तब तो संघ के लोग नाखून तक नहीं कटा रहे थे। और आज आप कह रहे हैं कि क्यों प्यार न करें। भाई आपकी सांस्कृतिक संगठन है, तमाम विधाओं से, तमाम आपके सांस्कृतिक संगठन है, हम उसका विरोध नहीं करते। निश्चित रूप से लेकिन एक सीख लेनी चाहिए और संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। जहां जहां संघ कमजोर है वो अपना मजबूत करता है। बहुत से जगह पे हमारे संगठन भी कमजोर है जहां मजबूत कर रहे हैं। दक्षिण भारत में निश्चित रूप से हमारे संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन रवि जी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का जो अंदर देखा जा रहा है तमाम ऐसी कमियां, क्योंकि बिहार के चुनाव में भी कहा जा रहा था कि तमाम ऐसी कमियां हैं पार्टी के अंदर जिनको सुधारने की बेहद ही जरूरत है, आपको क्या लगता है पार्टी के अंदर अब काम करने की जरूरत है? निश्चित रूप से देखिए, अगर कमी न होती, कुछ हमारे अंदर संगठन में अगर कुछ कमी न होती तो आज हम कई प्रदेशों में 30-30 साल ज्यादा से सरकार में नहीं है और हमारी सीटें भी 100 के आसपास ही हैं। तो ये तो दर्शाता है कि संगठनात्मक तौर पे हमारी कुछ कमजोरी है, उस पर गहन मंथन भी हो रहा है और संगठन सर्जन का व्यापक काम भी चल रहा है। हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और किसी भी राजनीतिक दल के लिए संगठन का मजबूत करना यानी उनके जो कोर वोटर हैं, जो उनके बेसिक समर्थक हैं, उनमें जितनी मजबूती होगी वह दल उतना ही फलेगा, फूलेगा और उतना ही पुष्पित पल्लवित होगा। लेकिन राहुल गांधी तो फटकार लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह को, वो तो ये सुनने को ही नहीं तैयार है कि जो उन्होंने कहा क्या उसको, भाई पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। राहुल गांधी जी ने उनको फटकार लगाई, ये स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना, अभी आपने बताया, मैं तो इनका भी स्टेटमेंट सुना नहीं था दिग्विजय जी का, इत्तफाकन मैं नहीं सुन पाया। लेकिन निश्चित रूप से मैं, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप लखनऊ में बैठी हैं, तो यहाँ अगर आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगी तो हमारा केवल 2 विधायक है और अभी SIR हो रहा था तो उसमें BLA देने की बात आई थी। हम शायद तमाम बूथों पे BLA अपने नहीं दे पाए थे। इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे संगठन में कुछ कमजोरियां जरूर है। उसी को तो हम संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने ये भी कहा कि हम निकाय का चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और इसी निकाय के चुनाव को स्वतंत्र रूप से लड़ने का ही परिणाम है कि हमारे निचले लेवल पे संगठन मजबूत होगा। और हमने ये भी कहा हमारे अध्यक्ष अजय राय जी ने कि जो निकाय में अगर
जिला पंचायत में अच्छा प्रदर्शन करता है या जीत के आता है तो हम उसे अगले जब जो चुनाव होगा 2027 में विधानसभा का तो उसमें भी कंसीडर करेंगे। तो अगर हम ये बात कहें कि नहीं हमारे पूरे 403 विधानसभाओं में संगठन उतना ही मजबूत है जितना कि दूसरे दल इन द सेंस कि मैं भाजपा से कहना चाहता हूं, तो ये शायद अपने आप से संतोष करने की बात होगी। यथार्थ ऐसा है नहीं, लेकिन हम इस काम में तन मन धन से जुटे हैं, मनसा वाचा कर्मणा से अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और हमेशा संगठन जो खड़ा होता है वो रोड पे निकलने से खड़ा होता है। आपको राजनीति जो है जमीन पे होती है, क्योंकि लोगों के दिलों में बैठ करके जो राजनीति की जाती है वो रोड पे ही होगी। तो हम इसी विधा पे अब आगे बढ़े हैं। कुछ कमियां बीच में कालखंड था जिसमें थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले समय में हमारा संगठन बहुत मजबूत होगा और हम उसी मजबूती के साथ 2027 का चुनाव भी लड़ेंगे। ठीक है सुनील जी, क्या लगता है देर से आए मगर दुरुस्त आए? अगर ये दुरुस्त हो जाते जो आप इसलिए कह रहे हैं, मैं भी चाहता हूं दुरुस्त हो जाए, थोड़ा दुरुस्त हुए, लेकिन सुनील जी इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि जब बिहार में चुनाव हुआ था उस वक्त भी लगातार तमाम ऐसी चर्चाएं हमने की जिसमें ये लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई पार्टी को भी सोचने की जरूरत है, जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, अपने जितने भी संगठन के लोग हैं उनसे बात करने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई अगर एक बयान दे रहा है या वो कुछ कह रहा है तो उनकी बात भी आप सुनिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हमारे अंदर कोई कमियां हैं। ये हमने लगातार देखा चर्चा में। ऐसा है प्रिया जी, कबीर का एक दोहा है कि जो सुन समुझ अनीत रत, तुलसीदास जी का क्षमा कीजिए, जो सुन समुझ अनीत रत जागत रहत जो सोए, उपदेसी वो जगाइबो तुलसी उचित न होए। बाबा तुलसीदास ने रामायण लिखा है कि जो जागते हुए सो रहा है उसको जगाना उचित नहीं है। मैं राहुल जी के लिए ये कह रहा हूं कि राहुल जी जागते हुए सो रहे हैं, जनता की नस नहीं पकड़ पा रहे जो भारतीय जनता पार्टी पकड़े हुए है। विकास जी भाजपा वरिष्ठ नेता हैं, समझ रहे होंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व राष्ट्रवाद, विकास का मुद्दा उतना उसके लिए नहीं है, और हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लेके राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपना हर राज्य में बिगुल बजाती जा रही है, उसकी काट आपको सोचना चाहिए राहुल जी। आप काट नहीं, उसमें प्रोत्साहन करने का काम करते हैं। बिहार में आप आए, आपने छठ माता पूजा बोल दिया, क्यों, क्या औचित्य था आपको बोलने का? आपको नहीं मालूम कि बिहार की सबसे बड़ी पूजा छठ माता पूजा होती है। आप धार्मिक ग्रंथों पर, सनातनियों पर टिप्पणी करके सोचे सरकार बना ले, तो मुझे तो नहीं लग रहा 10-20 साल किसी सरकार इस तरह से आ सकती है। आपको हर धर्म हर जात का सम्मान करना चाहिए और इस बात सीख लेनी चाहिए कि वही कांग्रेस आपकी है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब एक साथ रहते थे। और उत्तर प्रदेश कितने मुख्यमंत्री आपने बनाए हैं, किस जाति बनाए हैं, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं जाति ऊपर, लेकिन कांग्रेस फलती फूलती रही। आखिर क्या कारण हो गया 89 के बाद से? कांग्रेस उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हाशिए पे आ गई। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य था, बहुत दिन तक आप सरकार यहां रही। 89 के बाद से लगभग 35-36 साल हो गया है, आप उत्तर प्रदेश से हाशिए में आ गए। मेरा मानना है प्रिया जी कि राहुल जी को चाहिए कम से कम इन बयानों को अपने रोक ले। आप और चोर गद्दी छोड़ ऐसे शब्दों को प्रयोग करेंगे, लोग, जनता जागरूक है, पढ़े लिखे लोग हैं। आप पास ऐसे नारे नहीं है, ऐसा नारा दिए जो लोगों को दिल को छुए। खून के सौदागर, चौकीदार चोर, जैसे ही आप चोर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में दावे साथ कर रहा हूं, आपके शब्दों को भुना करके सत्ता में हासिल हो जाती है आगे। चाहे लोकसभा चुनाव देख लीजिए, चाहे विधानसभा चुनाव देख लीजिए। और अगर राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस रहती प्रिया जी, तो आप जान लीजिए कि कांग्रेस का भविष्य बहुत दिन का नहीं है। इनके अंदर अब आप जवाब देना चाह रहे हैं, प्रिया जी एक सेकंड बोल दीजिए, मैं पूरी बात कर लूं। कांग्रेस के अंदर भी अंतर कला की आग फूट चुकी है बिहार के चुनाव के बाद से। मेरे भी कांग्रेस में कई मित्र हैं, हम लोग पत्रकार, हम तो हर संगठन रहते हैं, भले ही मोदी मीडिया का आरोप हमारे ऊपर लगाया जाए। जी बोलिए रवि जी। देखिए, अंतर कलह तो कई दलों में फूटती है और हार के बाद अंतर कलह का फूटना एक सामान्य प्रक्रिया है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि अंतर कलह न फूटना चाहिए। अगर आप किसी संगठन में हैं और आपके विचारों से तालमेल किसी का नहीं है या मतैक्य नहीं है, तो उसमें फूट करके कुछ चीजें, जितनी आप डिस्कशन की टेबल पे आएंगे, कुछ न कुछ अच्छी चीजें निकलेंगी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हम निश्चित रूप से भाजपा के छद्म राष्ट्रवाद का काट नहीं ढूंढ पा रहे। जो भाजपा छद्म राष्ट्रवाद करती है, छद्म हिंदुत्व की बात करती है, इसका हम काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो नरेटिव है
जो इनके नरेटर है, इतना नरेटर व्यापकता से इसको नरेट करते हैं कि हम नहीं ढूंढ पा रहे। छद्म राष्ट्रवाद की मैं बात ये कहना चाहता हूं कि ये बताइए कि विदेश नीति का भट्ठा इन्होंने बैठा दिया, अर्थनीति का भट्ठा इन्होंने बैठा दिया, और ऑपरेशन सिंदूर का जो ये ढकोसला पीटते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 55 लोग गए 32 देशों में, एक भी राष्ट्र ने कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दिया, एक भी राष्ट्राध्यक्ष से इन्होंने कहीं मुलाकात नहीं की, और तो और जान लीजिए कि पाकिस्तान के उसी मुनीर को एंटी टेररिस्ट काउंसिल का हेड बना दिया गया यूएनओ में, और जो फंडे थी आईएमएफ से लेकर के तमाम जगह दे दिया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी उनको दिया। तो जो और 12 साल से जो रशिया उसके साथ नहीं जा रहा था, रेल कॉरिडोर शुरू कर दिया, 19 साल से जो वीजा सस्पेंडेड था उसी कालखंड में शुरू हो गया। तो और 745 पन्ने की जो यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी यूएस की कांग्रेस में, उसमें यह कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने प्रोपेगेंडा किया और पाकिस्तान के हमारे ऊपर सुपरमेसी की, और इस अवसर को चाइना ने अपने इक्विपमेंट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जो कि विश्व परिदृश्य में ठीक नहीं है। तो उस पर एक भी दिन डिबेट नहीं हुआ और उसको ये आज दमदमा पीट रहे हैं। इन्होंने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर इज ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वार, और आज दिल्ली में हो गया तो एक्ट ऑफ वार कहां चला गया, कहां गया भैया एक्ट ऑफ वार? उसमें तो आपने मौतों की संख्या भी घटा दी। तो ये निश्चित रूप से, और ये बात अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि सभी धर्मों को लेकर के सारे आम इनके लोग मध्य प्रदेश में दलित के ऊपर पेशाब कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की काकोरी में मजबूरी में किसी व्यक्ति दलित का अगर पेशाब किसी मंदिर की दहलीज पे हो जाता है तो उसकी जीभ को चटवा देते हैं। सिंगर जैसे लोगों को छोड़ने के लिए पुरुष रूप से काम करते हैं। अरावली पर्वत के साथ किसी एक व्यक्ति के खनन को देने के लिए अरावली पर्वत जैसी श्रृंखला को नेस्तनाबूद करने पे तुले थे। आप रवि जी, लेकिन आपकी पार्टी ने क्या कोई नैरेटिव सेट कर रखा है या फिर कि नहीं सेट कर रखा है? अभी आप बता रहे थे कि इनका क्या नैरेटिव है, इसको तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने कोई नैरेटिव सेट कर रखा है क्या? आगे के चुनाव के लिए कुछ तैयारियां, कुछ ऐसी प्लानिंग्स की है कि नहीं की है? प्रिया जी, निश्चित रूप से इनका एक फंडा है, झूठ बोलो, झूठ। अब तो मांग की जा रही है कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर रहेंगे तो पार्टी इसी तरह से चुनाव हारती रहेगी। दूसरी बात, तमाम ऐसे आरोप ये कहा जा रहा है कि भाई प्रियंका गांधी को ही कमान सौंप दीजिए। अब तो शशि थरूर के भी आपने देखा होगा किस तरीके से खुला समर्थन कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के इस बयान का। आप ये बताइए, पार्टी की कमान किसके पास है? पार्टी की कमान तो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। राहुल गांधी जी तो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, कमान तो पार्टी की विधिक रूप से खड़गे जी के पास है। तो ये कहां से कह रहे हैं कि आप उनके ये ठीक है, एक सेकंड, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी देखिए तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो उठते हुए नजर आ रहे थे। पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि भाई जिस तरीके से जो स्थिति देखी जा रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनके जो मंत्री हैं, जो उनके नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, वो खुद ही परेशान हो गए हैं और इसी तरह से बयान दे रहे हैं। ये तो समझना चाहिए ना कि दूसरी पार्टी की कोई भी तरफदारी नहीं कर सकता है ऐसे। नहीं, आप ये बताइए कि भाजपा के नेता और मंत्री क्या परेशान नहीं है? भाजपा के नेता मंत्रियों की अंतरकला देखेंगे। उत्तर प्रदेश में तो पंडित जी कहीं अलग से अपना इकट्ठा कर रहे हैं, जा करके बाटी चोखा खा रहे हैं, तो उनके ऊपर जा करके उनके। ठीक है, विकास जी से जवाब लेना चाहूंगी इसी पर। ठीक है रवि जी, विकास जी बोलिए। प्रिया जी, मुझे लगता है कि मेरे साथी से ये कहिए कि अभी छद्म राष्ट्रवाद और छद्म हिंदुत्व की बात की। आज मुझे याद नहीं बन पड़ता कि सर छद्म हिंदुत्व क्या उसे नहीं कहते थे जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था सर, तो जो नेहरू जी ने पत्र लिखा था वो कौन सा हिंदुत्व था? जरा कांग्रेस पार्टी अभी बताएंगे, मेरे साथी से पूछ लेना हिंदुत्व क्या होता है। अच्छा, एक बार जरा पूछ लीजिएगा कि जब राम मंदिर के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हलफनामा दायर किया था कि साहब जो राम सेतु को काल्पनिक कह दिया था, भगवान राम को काल्पनिक कह रहे थे आप, तो वो कौन सा हिंदुत्व था? मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। हो सकता है कि वो कांग्रेस का एक्चुअल हिंदुत्व यही है कि भगवान राम का विरोध, कृष्ण का विरोध, तो कांग्रेस पार्टी उसे वास्तविक हिंदुत्व मानती है। और बाबर की कब्र पर 6 बार सजदा कराएंगे, उसे मानते हैं ये एक्चुअल हिंदुत्व। एक्चुअल राष्ट्रवाद है इनका, वो है बाबरी का समर्थन और बाबर का अनुयायी होना। इनकी नजर में वो है वास्तविक राष्ट्रवाद और वास्तविक हिंदुत्व। तो मुझे लगता है कि ये आपके दर्शक तय करेंगे और आप तय करेंगे। दूसरी बात, पहली चीज तो ये है कि 1925 में संघ की स्थापना हुई और आजादी की लड़ाई के लिए संघ ने क्या किया, इस बात का उदाहरण आपको मिल जाता है, क्योंकि आप बार बार कहते हो, आजादी का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हो। संघ के प्रथम सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर हिडके बार जी ने आजादी की लड़ाई में प्रतिभाग करते हुए जेल तक गए थे। जेल तक गए थे, ये इतिहास के दस्तावेजों में दर्ज है।
जरा मेरी साथी से एक बात पूछ लीजिएगा, 1931 में एक समझौता होता है, इरविन पैक्ट। इरविन पैक्ट के बाद 1942 को छोड़ दीजिए, 1931 से लेकर 1947 तक लगभग 16 साल के अंतर्गत, 15 साल के अंतर्गत, जरा इनसे ये पूछिए कि कितने बार आंदोलन किया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि उस समय तो कांग्रेस पार्टी थी। जरा पूछिए इनसे कितने लोगों ने आंदोलन किया, क्योंकि ये तो आजादी का क्रेडिट ऐसे लेते हैं कि राहुल गांधी बेचारे थक गए, उनके बड़े परिश्रम के बाद आजादी आई है। ठीक है, आपको नहीं मालूम इतना परिश्रम नहीं। देखिए, बहुत व्यवहारिक बात आप समझिए, डिबेट में बैठेंगे और नैरेटिव सेट करेंगे, नैरेटिव नहीं सेट होने देना है, और ना मैं इस नैरेटिव को सेट होने दूंगा जो कांग्रेस। ठीक है विकास जी, इसका जवाब लेना चाहूंगी रवि जी से। ठीक है विकास जी, आती हूँ आपके पास, बस जवाब ले लो इसी का। ठीक है रवि जी, जवाब दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण नहीं, ठीक है, जो प्रश्न अभी आपने उठाए हैं विकास जी, जो प्रश्न अभी आपने उठाया बस उसका जवाब ले लो, फिर आप जो बात कहना चाह रहे हैं बिल्कुल कहिएगा। बोलिए रवि जी। कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जेल गए? रवि जी बोलिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष काला पानी की सजा हुई, कितने राष्ट्रीय अध्यक्षों को इनके। विकास जी, आती हूँ आपके पास। ठीक है विकास जी, हमें कहा है, बोलिए रवि जी, बोलिए आप। हाँ, मैं विकास भाई को बताना चाहूंगा कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए नेहरू और गांधी के पत्राचार को देखिए। नेहरू ने गांधी को पत्र लिखा कि राष्ट्रीय नेहरू गांधी का नहीं सर, नेहरू राजेंद्र प्रसाद जी का पत्राचार। मैं जो कह रहा हूँ सुन लीजिए पहले, फिर ढूंढिएगा। अरे सुनो यार, गांधी जी तो तुमने बोला, मैंने सुना ना, मैं बोल रहा हूँ सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा तर्कों से। नेहरू और गांधी के पत्रों को देखिए। नेहरू ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार सरकारी कोष से करा दिया जाए। इसका गांधी ने कहा कि अगर इस तरह का हम जीर्णोद्धार मंदिरों को कराएंगे तो मंदिर मस्जिद का होगा। तो पटेल ने इसका विरोध किया था, बोला किसी भी सरकारी खर्चे से नहीं होगा। तो आपको वो पत्र पढ़ लेना चाहिए। इसी के क्रम में जब वहां उद्घाटन की बात आई तो ये कहा गया कि राष्ट्रपति किसी ऐसी चीजों में जाते हैं, चूंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो ये ठीक परंपरा नहीं होगी। लेकिन केवल एक मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए नेहरू ने पत्र लिखा गांधी को, राष्ट्रीय राजकोष से होता मंदिर सोमनाथ। अब आपको दूसरी बात बता देते हैं। आप जो कहते हैं कि 1931 में गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने ये किया कि इरविन पैक्ट के बाद ये हुआ था कि भाई हम अपनी पूरी मजबूती के साथ भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, और आप 1937 में जा करके दुनिया के साथ सरकार बनाए। मैंने बोला, आप पहले, मैं कह रहा हूँ, आप 37 के चुनाव में आप, मैंने वही कहा। अरे बता तो रहा हूँ आपको, फिर अपना नैरेटिव सेट करने की बता तो रहा हूँ भाई, सुन तो लो, बीच में नहीं बोला। 37 में आप 3 प्रदेशों में जीते, 12 MLA जीते हिंदू महासभा के, और जा करके सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश में, बंगाल में और सिंध में सरकार बनाए फजलुल्लाह की गवर्नमेंट में, और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मंत्री बने। और आपने 1942 के आंदोलन को बोला, लिख करके गवर्नर को कुचल दीजिए। अब ठीक है, आपने जवाब दे दिया है। ठीक है विकास जी बोलिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज ये थी कि विषय इन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि इनके कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेजों की गोली से मरे। साहब जरा पूछ लीजिए। एओ ह्यूम की संस्थापना में पार्टी जिनकी गठित हुई कांग्रेस पार्टी, एक अंग्रेज सचिव के नेतृत्व में गठित हुई जो कांग्रेस पार्टी, वो इस देश के आजादी का क्रेडिट लेती है। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, G23 नेताओं के नाम आपको पता है? मैं कुछ नेताओं के आपको नाम बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। गुलाम नबी आजाद, राहुल गांधी से जूनियर नेता। शशि थरूर, राहुल गांधी से जूनियर नेता। कपिल सिब्बल, राहुल गांधी से जूनियर नेता। आनंद शर्मा, राहुल गांधी से जूनियर नेता। तमाम ऐसे, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र हुड्डा, तमाम ये सब राहुल गांधी के जूनियर नेता थे। इन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली और कांग्रेस के वर्किंग स्टाइल पर सवाल किया। नोटिस किसने सर जारी किया था? कांग्रेस पार्टी ने इन 23 नेताओं को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब पूछा गया। तो कांग्रेस में तो कहने की आजादी कभी नहीं रही। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो इसीलिए थी कि लोगों की बात ना सुनी जाए और ना सुनने में विश्वास रखती थी, इसीलिए इमरजेंसी लगाई थी कि किसी और चीज के लिए इमरजेंसी लगाई। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा जवाब देने के लिए। कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ लोग खड़े हैं और वो जानते हैं कि राहुल गांधी जब तक हैं तब तक कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। ठीक है विकास जी, ठीक है, बार-बार। ठीक है रवि जी बोलिए, जवाब दीजिए। मैं अपने विकास भाई को ये बताना चाहूंगा कि हमारा तो हृदय इतना व्यापक है कि 80 साल में भी लोग हैं और सब लोग खड़ा भी हो लेते हैं। आपके यहाँ किसी की हैसियत नहीं है जो खड़ा हो जाए। आपने आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया जहां सलामी भी नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने जसवंत सिन्हा के साथ क्या किया, जसवंत सिंह के साथ क्या किया,
शत्रुघ्न सिन्हा के साथ क्या किया, आपने तमाम लोगों को अभी अपने जो इंदौर की 9 बार की अपनी सांसद थी उनके साथ, ताई के साथ क्या किया। तो आपका इतिहास है कि आप लोगों को नेपथ्य में दबा करके भेज देते हैं। हम उनकी बात को सुनते हैं, विचारधाराओं में मतभेद होता है तो भी सुनते हैं। आप जैसा डिक्टेटरशिप राजनीति में हम नहीं चलाते कि आप जो व्यक्ति आपको प्रधानमंत्री तक लाता है आप उसकी सलामी भी नहीं लेते हैं। 75 साल का मापदंड आपने स्थापित किया था, क्यों प्रधानमंत्री जी नहीं गए 75 साल में उस मार्गदर्शक मंडल में? आपने तो अपना जो पहले लोकसभा की अध्यक्षा थी उनकी कुर्सी भी ले ली थी, टिकट नहीं दिया 75 साल होने में। आपने तो जसवंत सिन्हा जैसे लोग, जो फाउंडर जसवंत सिन्हा आडवाणी जी को भी आपने हटा दिया 75 साल में। आप अपने इतिहास को हमको बताएंगे कि हम बोलने नहीं देते हैं। हमारे यहाँ तो G23 से लोग गिने थे, आपके यहाँ तो इसकी तादाद बहुत लंबी है। लेकिन यही है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, आईना कहीं और दिखाना चाहते हैं, अपने गिरबान को देखना नहीं चाहते। सुनील जी, अब ये कहा जा रहा है जिस तरीके से बयानबाजी देखी जा रही है, कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि देखा गया शशि थरूर का भी साफ तौर पर कहना है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात बोली है दिग्विजय सिंह ने, आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर कुछ सीखने की जरूरत है, जिस तरीके से जो आपस में संगठन एक मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। सुनील जी, मेरा ये सवाल आपसे कि अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपस अपने आप में ही एक बटती हुई अब नजर आने लगी है। देखिए प्रिया जी, मैंने सबसे पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था कि कब तक राजनेता और कब तक जनता कार्यकर्ता पार्टी का इंतजार करेंगे। एक सीमा होती, हर दल की सीमा होती है कि जिस तरह से पुत्र मोह में कांग्रेस फंसी हुई है, ये कांग्रेस के लिए भी घातक हो रहा है। और उसका कारण है कि हर जगह कांग्रेस धीरे धीरे सफाई की तरफ जा रही है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे आरपी सिंह जी कि भारतीय जनता पार्टी की काट मेरे पास नहीं है, झूठ बोलती है। तो आप पास काट नहीं है तो आप हार मान लीजिए, या काट निकालिए उसकी। जो काट है उस पर आप छदम की बात करेंगे, छदम राष्ट्रवाद, छदम सनातन, जो जनता सुनना नहीं चाह रही है प्रिया जी। अगर आप भी ऐसा ही करना शुरू कर दीजिए, मैं तो बार बार कहता हूं जैसे कुंभ का मामला रहा, लेकिन आपसी सहमति तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही पार्टी के अंदर। उसी पे आ रहा हूं। राहुल जी के ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं जिससे कांग्रेस हाशिए पे जा रही है धीरे धीरे। तो इनके वरिष्ठ सनातन कब का आप इसका पहले जवाब आपने क्या कहा जब बताइए? मैंने कहा छद्म राष्ट्रवाद। हाँ, छद्म राष्ट्रवाद, क्षमा कीजिए मैं न सुन पाया हूँ। और छद्म हिंदुत्व, मैंने सनातन की बात नहीं कही। आप क्यों हमारे से ठोक रहे हैं भाई? चलिए ठीक है रवि जी, ठीक है, सुनील जी ने क्लियर कर दिया, ठीक है। सुन पाए हो हम, क्योंकि हम भी दूर बैठे हैं आपसे। छद्म राष्ट्रवाद आपने कहा, ये तो बिल्कुल, और मैंने तर्कों के साथ कहा, ये आपने कहा ना। लेकिन ये आप बात जनता कहाँ सुनती है मेरे मित्र, मेरे भाई? और सुनती नहीं तो आप लोग तुरंत मोदी मीडिया, मोदी मीडिया। मीडिया तो आपकी भी है और आपने, सुनिए आरपी सिंह जी, इसको बहुत दिन तक चल नहीं सकते। सुनिए आरपी सिंह जी, आपका छद्म राष्ट्रवाद ये है, डिबेट का एक तरीका होता है, मैं आपको नहीं बोलता हूँ। ठीक है रवि जी, अब सुन लीजिए, ठीक है। आप अपने मत से सहमत हो सकते हैं, मैं अपने मत से सहमत होता हूँ, जो आप हमारे मत सहमत हो, आप मत से हम सहमत हूँ। लेकिन मैं आरपी सिंह जी जो कह रहा हूं, कैसे जोड़ दिया भाई? आप मोदी मीडिया पूरी कांग्रेस कह रही है। अरे आप सोचना चाहिए जितना मदद आपने मीडिया की है, मैं चैनलों को कहता हूं कांग्रेस ने मीडिया की बहुत मदद की। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप मीडिया विरोधी रहे हों, लेकिन आप हमेशा मोदी मीडिया कह के मीडिया की बेइज्जती करते रहते हैं। सच्चाई अब मैं आप बात नहीं कर रहा हूं, आपकी पार्टी बात कर रहा हूं। सच्चाई को स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। जिस दिन कांग्रेस सीख जाएगी सच्चाई को स्वीकार करने के बाद, आरपी सिंह जी आपका भी झंडा देश में लहराएगा। लेकिन आप लोग अगर कोई सही बात कहता है तो तुरंत मोदी मीडिया। हमको सरकार से मतलब नहीं है, हम भी चाहते विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष मजबूत नहीं होगा सरकार निरंकुश हो जाएगी। इस बार प्रतिपक्ष के रूप में आप मजबूती से बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो जनता कितना स्वीकार करती है? और प्रिया जी एक सेकंड बोल दीजिए, देखिए जो आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस का विरोध कांग्रेस हमेशा करती रही है। कांग्रेस किस बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने, नड्डा जी का बयान आया था, उन्होंने कहा था अब हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, भाजपा बहुत आगे निकल गई है। 24 चुनाव में देख लिया कि भाजपा का क्या हाल हुआ उस आरएसएस को जरा सा कुछ कहने के बाद। क्योंकि आप कार्यकर्ता सोते हैं, आरएसएस हमेशा राष्ट्र की सेवा में उसके कार्यकर्ता लगे रहते हैं। और यही कारण रहा कि 24 चुनाव में हाशिए पे भाजपा आ गई। और इस बार देखिए विधानसभा चुनाव में बिहार में आरएसएस की जो कार्यकर्ता वो लगे रहे, भाजपा कार्यकर्ता लगे रहे, और देखिए जीती नहीं जीती।
तो आरएसएस कांग्रेस की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है और उस पर आप चोट करते हैं। आपका कोई ऐसा संगठन है जो आरएसएस तरह काम कर रहा हो, गांव में दिखाई पड़ रहा, बताइए। ठीक है सुनील जी, विकास जी से जवाब देना चाहूंगी, फिर रवि जी के पास जाऊंगी। बोलिए न वहां जात है न धर्म है, सब एक समान। बोलिए विकास जी। देखिए, सबसे जी प्रिया जी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये कोई पहली बार दिग्विजय सिंह जी के साथ नहीं है कि उन्होंने आरएसएस की तारीफ की हो और संघ को लेकर के और संघ की पद्धति को लेकर के उन्होंने अपना वक्तव्य दिया हो। इससे पहले भी जो उड़ीसा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं किशोर पटेल जी, और उन्होंने बाकायदा, जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं उड़ीसा में कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि आरएसएस पिछले 100 साल से हिंदुत्व की रक्षा और चरित्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है। और पटेल, उन्होंने कहा, संगठन और उसके सदस्यों में मौजूद अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और ये केवल किशोर पटेल की बात नहीं है उड़ीसा के, ये श्रद्धेय हम सबके आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, जो उन्होंने शिलापट के उद्घाटन में, विवेकानंद शिलापट के उद्घाटन के कार्यक्रम में जब बाबा साहब गए थे और उन्होंने जिस तरीके से आरएसएस के अनुशासन को महसूस किया, और उन्होंने बाकायदा इस बात का वर्णन किया कि अद्भुत जिस तरीके का अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना। ठीक है विकास जी, लेकिन ना देखिए, ऐसा नहीं है कि सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे ही लग रहे हो, भारतीय जनता पार्टी भी तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो खुद भी आपसी सहमति कुछ नजर नहीं आ रही, तभी तो कभी भारतीय, अगर बात की जाए, ब्राह्मणों की बैठकें हो जाती हैं, कभी ठाकुरों की बैठकें हो जाती हैं। विधायक दल ये बटे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ठाकुरों की बैठकें हो जाती हैं, ब्राह्मणों की बैठकें हो जाती हैं। बैठकें करना और बैठकों के बाद सार्वजनिक बयानबाजी करना, कहीं कुछ आया? मीडिया कन्फेशन को आप अगर हटा दें तो केवल मीडिया कवरिंग है। किसी भी प्रकार से किसी नेता ने, उस बैठक के नेता ने ये कहा हो कि नहीं साहब, इस बैठक का ये एजेंडा था, हम अपने इस उद्देश्य के लिए बैठे थे, किसी ने इस विषय के ऊपर ये कहा नहीं कहा। अब लेकिन दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है कि कांग्रेस पार्टी बार बार अभी मार्गदर्शन का जिक्र किया कि मार्गदर्शक मंडल बता देते, लेकिन जितनी पीड़ा कांग्रेस पार्टी को मनमोहन सिंह जी के लिए नहीं हुई, अभी मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई कांग्रेस पार्टी ने, कहीं आपने जिलों पर इसके आयोजनों की कहीं कवरिंग करी? नहीं करी, क्योंकि जिलों पर तो आयोजन होंगे तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के होंगे, स्वर्गीय, और राजीव गांधी जी के होंगे, और इसके अलावा किसी नेता के कार्यक्रम नीचे नहीं होते इनके यहाँ। लेकिन जितनी पीड़ा, अब हमने अगर मार्गदर्शक मंडल में हम उनका सानिध्य लेकर के बढ़ रहे हैं अडवाणी जी का, तो इन्हें बड़ा दर्द हो रहा है। आज हम, ठीक है विकास जी, जिले स्तर पर श्रद्धेय रवि जी जवाब देना चाह रहे हैं, रवि जी से भी जवाब ले लो। ठीक है, मना रहे हैं और हर जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कितने ठीक है विकास जी, रवि जी से जवाब लेना चाहूंगी, फिर सुनील जी से भी जवाब लेना है इसी पर। ठीक है रवि जी बोलिए। प्रिया जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अभी 28 दिसंबर को हमारी पार्टी की स्थापना दिवस थी, तो वहाँ जो मुख्य जिसकी प्रतिमा लगी थी वो थे श्रद्धेय महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी की ही सारी प्रतिमा में हर जगह माल्यार्पण पुष्पांजलि हुई। तो इनका ये कहना कि नेहरू और आप तमाम लोगों का लगता है, अगर आपने आईने में देखेंगे। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि देश की आजादी की लड़ाई के समय जब हम आजाद हुए तो 5 करोड़ मुसलमान थे। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा जी, लेकिन जब आप उस आजादी में आहुति देने वालों की गणना करेंगे तो 40% हमारे मुसलमान भाई। तो हमारा देश जब एक सेकुलर देश है, हिंदू और मुसलमान दोनों साथ रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब में रहते हैं, तो आपका अगर कोई संगठन है जो केवल हिंदुत्व की बात करता है और उसका चश्मा इतना संकीर्ण है, उसका दायरा इतना संकीर्ण है कि वो दलित को भी नहीं समाता, तो उस पर प्रश्न जरूर उठेगा। बात तो हम करेंगे और हम ये बात कहने का जरूर प्रयास करेंगे। देखिए रवि जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चाहे कोई भी दल क्यों ना करे, करते तो सभी है सुनील जी, लेकिन अगर कोई भी दल अब क्यों ना करे, लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब कुछ समझ रही है कि ये जो पार्टी है, जो सत्ता में है या फिर विपक्ष में, वो कर क्या रहे हैं। और यही प्रिया जी मैंने इसीलिए ये बात कही कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं। अरे भाई, आप भारतीयत्व की बात करिए ना, आपके यहाँ 20 करोड़ मुसलमान भी हैं, और अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो उन दलितों का भी करिए जो 21% उनकी आबादी है, उनसे तो आप अपने आस्त्री से समझते हैं। आप अगर 20% मुसलमान और 20% दलित को, 21%, 41% को आप अगर आप अलग कर देते हैं तो बाकी क्या 59% की आप बात करते हैं? इसमें आपके यहाँ
क्या कहते हैं, सिख भी है, जैन भी है, पारसी भी है, बौद्ध भी है। तो आप जो देखिए, कोई भी अगर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेगा ना, चुनाव के वक्त जनता उसे बता देगी। अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से, उनके लिए नए ऑफर दे देने से, लुभावनी चीजें बता देने से अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं रह गई है। पहली चीज तो जनता बहुत समझदार है और वो जानती है कौन हमारे लिए काम करेगा, कौन नहीं करेगा, और कौन सत्ता में आएगा तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सुनील जी, जवाब दे दीजिए। देखिए प्रिया जी, मैं पहले जवाब अपने छोटे भाई विकास जी का देना चाह रहा हूँ। हाँ, विकास जी ने कहा कि ब्राह्मणों की बैठक हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ। अरे मेरे मित्र, जैसे ही ब्राह्मणों की मीटिंग पाठक जी, विधायक जी के वहां होती है, उसी बाद आके प्रदेश अध्यक्ष नोटिस जारी करते हैं और फिर आप भी मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। जब आप नोटिस जारी करोगे, अगर भविष्य में ऐसी मीटिंग होगी तो नसीहत मिलेगी, हो सकता है कि और कार्रवाई हो। ये आपके प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। इस तरह से जब बयान विरोध प्रकट किया जाएगा बयानों में, तो मीडिया तो कवरेज करेगी। ये तो हमारा धर्म और कर्म है। बिल्कुल। विरोध किया पंकज जी ने कि नहीं किया, आप बता दीजिए। पूरा चर्चा का विषय रहा, लगभग 1 दर्जन चैनलों ने इस पर डिबेट भी की। विकास जी, मैं तो दावे साथ कह रहा हूं प्रदेश अध्यक्ष से कि दूसरी मानसिकता से आप बढ़िए। और सुनील जी, देखिए मजे की बात यह है कि जितने भी विधायक इस बैठक में शामिल हुए थे, जो ब्राह्मण दलों की बैठक हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हर विधायक अलग अलग बयान दे रहा था। नहीं है आपका सुनील जी, जी, सबसे मजे की बात तो ये रही उस बैठक में कि हर विधायक उस बैठक का अलग अलग बयान दे रहा था। कोई ये कह रहा था कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ शिष्टाचार भेंट के लिए मुलाकात की गई। कोई ये कह रहा था कि नहीं नहीं, इसमें तो सिर्फ लिट्टी चोखे पे पार्टी की गई थी, उसके लिए शामिल हुए। कुछ विधायक ये कहते हुए नजर आए कि ब्राह्मणों पर कार्य करने की जरूरत बहुत है, उनके बारे में सोचने की बहुत जरूरत है, इसलिए ये बैठक जो है वो की गई। लेकिन उस बैठक में एक चीज ये भी देखने को मिली कि उसमें एक बकायदा लिस्ट जारी की गई थी, जो जिसके आगे उस पे अपना नाम लिखना था, अपना फोन नंबर लिखना था और अपने सिग्नेचर करने थे। अगर ये बैठक मामूली बैठक होती और ये कोई डिनर पार्टी के लिए बैठक हुई होती, तो शायद ऐसी कोई भी डिनर पार्टी नहीं आयोजित करता जिसमें आप जाइए, अपना नाम, फोन नंबर और उसके आगे अपना साइन करिए। देखिए प्रिया जी, 27 चुनाव आ रहा है। हाँ। सबसे ज्यादा ब्राह्मण वर्ग परेशान है। उसका विकास जी न परेशान हो, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तो सबके बीच में जाता हूं, सबकी आवाज सुनता हूं। हम लोग मीडिया लोग हैं। ब्राह्मण चाहे जितनी ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, ब्राह्मणों जुल्म हुआ, कानपुर से लेकर उन्नाव रायबरेली तक, सीतापुर तक मैं गिनाता रहा हूं, राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी जाती है और कोई कार्रवाई नहीं होती। बाद में हमारे एक बहुत अच्छे आईपीएस अधिकारी अंकुर जी पहुंचते हैं वहां, उनके हत्यारों पर कार्रवाई होती है। ये एक वानगी नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, ये ब्राह्मण समाज कह रहा है। ब्राह्मण समाज के नेता जब वोट लेने ले जाएंगे, क्या जवाब देंगे प्रिया जी? ये एक चिंतक विषय उन राजनीतिकों के लिए है कि हम कल वोट मांगने जाएंगे अपने समाज से, तो हम क्या कहेंगे? लोग क्या हमसे कहेंगे कि सबसे ज्यादा हत्याएं ब्राह्मणों की हो रही, ब्राह्मणों जुल्म हो रहा। और ये बताइए, दुर्भाग्य इस प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, सवर्ण आयोग नहीं बना पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं पुरुष आयोग और सवर्ण आयोग दोनों होने चाहिए इस देश में, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शोषित, चाहे वंचित हो। न्याय सबके साथ होना चाहिए। एक वर्ग और जात के साथ जिस देश में अन्याय होगा प्रिया जी, उस देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा। ठीक है। और मैं आरपीसी की बात थोड़ा सा कहना चाह रहा हूं। जी जी बोलिए। आपने कहा 40% मुस्लिम भाई रहे, बिल्कुल रहे। अशफाकुल्लाह खान का नाम मैं भी लेता हूं, अब्दुल हमीद नाम मैं भी लेता हूं, बिल्कुल रहे। लेकिन उसका रिजल्ट आपने क्या दिया? आपने हमारे साथ कंधे में कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन हिस्सा तो आपने अपना ले लिया, नहीं लिया पाकिस्तान? बताइए हमको आप। अगर साझेदारी बात करते थे, कंधे में कंधा मिला के आपने जंग की, तो हमारे साथ रहते। क्या जरूरत है जिन्ना को पाकिस्तान मांगने की? हिस्सा मतलब आपने अपना हिस्सा ले लिया। ठीक है सुनील जी, ठीक है। विकास जी जवाब दे दीजिए। आतु रवि जी आपके पास। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि संघ की कार्यशैली से सब कोई वाकिफ है प्रिया जी, और सब जानते हैं कि संघ किस तरीके की विषयों में विश्वास रखता है। संघ राजनीति में कोई डायरेक्टली राजनीति में किसी प्रकार का दखल नहीं रखता, और ये बात गाहे बगाए संघ ने प्रमाणित भी की है। और संघ की तारीफ कोई पहली बार दिग्विजय सिंह नहीं कर रहे हैं प्रिया जी। संघ की तारीफ पहले भी कई नेता कर चुके हैं, चाहे नेहरू जी हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो। तो संघ की तारीफ सारे नेताओं ने की है। देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको कि संघ राष्ट्रवाद को प्रथम मान करके, हृदय में मान करके आगे अपने कार्यक्रमों को बढ़ाता है। संघ का एजेंडा, अभी मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि आपको नाम किसका याद आया? 40% मुसलमानों का। इस देश में आजादी का बिगुल बजाया पहली बार मंगल पांडे का, लेकिन आपने मंगल पांडे के नाम को प्राथमिकता नहीं दी। आपने कहा नहीं साहब, आपने 40% मुसलमानों ने कहा, और जैसे ही बात 80% की आई तो उसमें आपने कह दिया कि नहीं साहब, एससी वर्ग के, हमारे सूचित वर्ग के इतने लोग रहते हैं,
इनके लिए क्या कर रही है। मतलब 80 में इनका उद्देश्य वही है जो हमारे नेता कहते हैं, 80 में बंटवाना है और 20 तो इनका अपना है ही है। तो 80 के बंटवारे के प्रयास जो ये करते हैं, ये इनका हिंदुत्व और ये इनका राष्ट्रवाद है। ये इस राष्ट्रवाद का भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती है और करती रहेगी। ठीक है रवि जी बोलिए। मैं विकास भाई से कहना चाहूंगा कि राष्ट्र केवल हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय से नहीं बना है, राष्ट्र सबको जोड़ करके बना है, जिसमें हमारा वो भाई भी आता है जिसका 1% भी इसमें सहयोग नहीं है। जैन पारसी जो 71 की लड़ाई में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे मानेक शाह जी, वो किसी मेजोरिटी से नहीं आते थे, वो पारसी थे और वो 1% में नहीं, मुश्किल से 0.23% है, जहां तक मेरी जानकारी सही है। तो ये राष्ट्र सब लोगों ने मिलकर के बनाया है, सबने अपना योगदान किया। आपकी जो आरएसएस कहती है कि ये एक स्पेसिफिक, यही इसको राष्ट्र कहते हैं और इसी को हम भारत कहते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। आप पूरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सबको लेके चलिए। अगर जो लोग हमारे यहाँ 5 करोड़ मुसलमान रह गए तो अब आप उनको वहां नहीं भेज सकते। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो अखंड भारत को करिए, कहा तो गया आगे अखंड भारत कर लिए, चलिए चढ़ाई करिए, ले लेते हैं। अरे हमने तो तोड़ दिया था उनको, आप तो ऑपरेशन सिंदूर में पीओके भी नहीं ले पा रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि इस देश को बांटिए मत, ऐसे हमारे पास मसले मसाइल इतने हैं कि हम पीओके देने वाले पीओके देने वाले आज ये उम्मीद हमसे लगा के बैठे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हम ले सकते हैं। 370 देने वाले ये उम्मीद हमसे लगा के बैठे हैं। 1949 को सुन लीजिए, उस समय आदरणीय नेहरू जी अमेरिका में थे 11 अक्टूबर 1949 से 27 अक्टूबर तक, और न्यूयॉर्क की कांग्रेस की यूएस की कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे, प्रेसिडेंट से मिले। और जो हरि सिंह से बात करने की बात हुई, पटेल जी उसके जिम्मेदार थे। आप लोगों को इतिहास नहीं पता है। मैं ये कहा कि अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, अखंड भारत में करिए चढ़ाई, क्यों नहीं कर रहे भाई? अरे आप मुसलमानों को भी साथ दिए, दलितों को भी साथ दिए, सबको साथ दिए, और एक भारतवर्ष की बात करिए। और हिंदुत्व की बात हमको इसलिए कि आप सबको हिंदुत्व कहिए, दलित हिंदू नहीं है क्या? आप तो मंदिर में भी नहीं जाने देंगे उनको, आपके यहाँ कोई उनको पद नहीं दिया जाएगा। और अगर बेचारे का पेशाब निकलेगा, लड़ाई इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी में नहीं देख रही है, लड़ाई अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दिख रही है। और यही वजह है कि जो बयानबाजी आ रही है उसमें कुछ सहमत दिखाई दे रहे हैं, कुछ असहमत दिखाई दे रहे हैं। प्रिया जी इस तरीके से किसी दल में जल्दी दिखता नहीं है। प्रिया जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दल वही है जो सतत प्रयास करे, सतत विकास करे, सतत संघर्ष करे और सतत सीखे और अपने आप में सुधार करे। सहमति भी जरूरी होती है ना रवि जी, सहमति भी जरूरी है ना, भी होता है। एक सहमत है उस चीज से, एक नहीं सहमत है। जब आपस में ही पार्टी के अंदर सहमति नहीं नजर आएगी तो पार्टी कैसे कार्य करेगी? देखिए, सहमति और असहमति के दौर में ही तो वार्ता करके असहमति को दूर की जाती है। परिवार में भी असहमतियां होती है, इसका मतलब ये नहीं कि परिवार बिखर जाता है। परिवार में भी असहमति के स्वर होते हैं तो उसके फोरम पे बात किया जाता है, एमिकेबल तरीके से खत्म कर दिया जाता है। तो निश्चित रूप से अगर कुछ काम होने तो बात होगी, और राजनीति ही तो संघर्ष का विषय है, प्रयास का विषय है, रोडों पे उतरने के बाद आपसे इसी पर किस तरीके से देख रहे हैं और क्या लगता है आने वाले जितने भी चुनाव हैं उसमें किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस है वो नजर आएगी? क्योंकि अभी तो देखा जा रहा है कि ऐसी जो आपसी सहमति है वो तो नजर नहीं आ रही है। देखिए प्रिया जी, हाँ बोलिए। मैं 2 लाइनें कहना चाह रहा हूँ कि राज्य मोह और पुत्र मोह में जो राजा फंस जाता है, राज धर्म तन उसी का नाश यहाँ हो जाता है जी। कोई भी हो, पुत्र मोह में महाभारत हुई, दुनिया ने देखा। आज पुत्र मोह में कांग्रेस भी फंसी हुई है। अभी भी मौका है, मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व राहुल जी से हटा किसी और के हाथ में दे दिया जाए तो कांग्रेस में नेताओं कमी नहीं है, उनकी प्रतिभाओं कमी नहीं है, उनमें आकर्षण कमी नहीं है। लेकिन राहुल जी ऐसे नेता कांग्रेस के हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सबसे बड़ा योगदान करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे किसी राज्य में हो। आपका एक एक बयान जनता सुनती है, देश सुनता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर सुना जाता है। इसलिए जो बयान आप दे रहे हैं सोच समझ के बयान दीजिए आप। और जो दलितों की आप बात कर रहे हैं, 50 साल तक मित्र आपने भी शासन किया, सरकार रही आपकी, दलितों को कितना मिलता था? दलित किस हैसियत में थे? मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं, मैंने दलितों को देखा है कि 5,000 रुपए के लगान के लिए आपकी सरकार में हमारे दलित शोषित वंचितों को एसडीएम की जेल में डाल दिया जाता था, उनके जानवरों को कानी हाउस में डाल दिया जाता था। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, झूठ नहीं बोलता टीवी बैठ करके। तो आप दलितों सोचते हो क्या बात करते हैं? अब वो दलित नहीं रहा है, शोषित नहीं रहा। हर वर्ग के लोग बुद्धिजीवी हैं, अपना भविष्य, वो चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब में समझ रहे हैं कि हमारा हित किसमें है। जी प्रिया जी।
ठीक है, चर्चा को पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए थे इस खास चर्चा में, कांग्रेस पार्टी से रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी हमारे इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो सीधे तौर पर देखिए, कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है और बहाना बना है संगठन, लेकिन निशाना सीधे नेतृत्व और लाइन पर जाकर टिका हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती की बात की तो कांग्रेस के अंदर जैसे भूचाल आ गया हो। सवाल संगठन सुधार का था, लेकिन बहस जो है वो विचारधारा पर जाकर अटकी हुई नजर आई। लेकिन देखिए, तमाम तरह के इस पर भी सवाल जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से तारीफ की है और ये कहा है कि आरएसएस से कुछ सीखने की जरूरत है और तभी शायद ये जो कमियां हैं वो सुधर पाएंगी। लेकिन इस पर भी देखिए, एक बड़ा सवाल ये कि जो आपसी सहमति है पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनमें नजर नहीं आ रही है। किस तरीके से ये एक बड़ी फूट डालेगी पार्टी के अंदर,